हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 7 देखेंगे हम। क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का नाम है। एनसीईआरटी चल रही है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है, मतलब जो आपको पेज नंबर 80 पे देखने को मिल जाएगा, तो वो है व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ सोशली मार्जिनलाइज्ड। तो इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए हम इसको ना दो तरीके से भी कर सकते हैं, एक माइनॉरिटी और एक मेजॉरिटी। ठीक है, तो माइनॉरिटी वाले भी खुद को सोच सकते हैं कि हम मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, उस वे से भी इसको लिया जा सकता है। तो मान लीजिए कि क्लासरूम के अंदर, ठीक है, गर्ल्स कम है एंड बॉयज़ जो है वो ज़्यादा हैं, तो उस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि ये इनको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इसलिए सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, दैट इज़ इफ़ योर टेस्ट इन म्यूज़िक और फिल्म इज़ डिफरेंट, इफ़ your accent marks you out of others, if you are less chatty than others in your class, if you could not play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances that are that you will not be considered to be in your peers। तो उस सिचुएशन में भी आपको मार्जिनलाइज आप बोल सकते हैं कि हम हो रहे हैं मार्जिनलाइज। ठीक है, उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट्स के उसमें भी आप ले सकते हो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, उस हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी आप ले सकते हो, एक ही एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद मार्जिनलाइज ले सकते हो आप पुअर एंड रिच का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, सोशल स्टेटस के बेसिस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटीज़ नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो कि सोशली मार्जिनलाइज्ड में आ रहे हैं। ठीक है, अगर सेंस ऑफ डिसएडवांटेज हो रहा है किसी चीज़ के अंदर, किसी डोमिनेट सेक्शन के अंदर, या फिर पावरलेसनेस शो हो रही है, तो उसमें भी आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि वो सोशली मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आपके पास वेल्थ नहीं है, बेटर एजुकेशन नहीं है, पॉलिटिकली आप पावरफुल नहीं है, तो उस मामले में भी आप बोल सकते हो, उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ सोशली मार्जिनलाइज। तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ऑल फैक्टर्स के अंदर अगर सोसाइटी में किसी चीज़ को नहीं कंसीडर कर रही किसी सोसाइटी के ऊपर, तो वो सोसाइटी अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करेगी। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन सी जो सोसाइटीज़ के अंदर कौन सी कम्युनिटीज़ जो है वो अपने आप को सोशली मार्जिनलाइज्ड बोलती हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको स्टोरी लिखी हुई दिख रही है, तो इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 81 से स्टार्ट होगी, तो वो देखिए। तो एक दादाजी हैं, ठीक है, वो अपने दोनों ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन के साथ बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। टीवी पे वो क्या देख रहे हैं कि रिपब्लिक डे परेड चल रही है। ठीक है, उसके अंदर वो देखते हैं कि आदिवासी जो हैं वो डांस कर रहे हैं। कौन देख रहे हैं? ये तीनों मिल के। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों इनके पोता एंड पोती है, वो अपने दादाजी से पूछते हैं कि ये जो आदिवासी हैं ये ऐसे ब्यूटीफुल से कपड़े क्यों डाल के, मतलब हमेशा इनको जब भी देखा जाता है तो इन्होंने मतलब गले में भी कुछ ऐसे ज्वेलरी वगैरह डाली होती है, और इनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डेकोरेटिव टाइप के होते हैं, ऐसा क्यों है? तो इनके दादाजी अपनी ही स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि वो उड़ीसा में रहते थे। उड़ीसा बहुत मतलब जिस गांव में रहते थे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ठीक है, रिच रिसोर्सेज से भरा हुआ था, लैंड एंड फॉरेस्ट दोनों पे रिच रिसोर्सेज थे, मतलब लैंड, फॉरेस्ट, रिवर वहाँ से सब जाती थी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि सडनली एक दिन उनको क्या बोला जाता है कि ये फॉरेस्ट ना आपके नहीं है जो आप यहाँ पे रह रहे हो। और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे और कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, वो उनको कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। मतलब कहने का मतलब वो उनको कंपनसेशन तो दे रहे थे, और वो उनको मार मार के वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कोई अपनी ज़मीन वैसे तो छोड़ेगा नहीं जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, तो फिर उनके दादाजी बताते हैं कि
कि उनको पीटा गया, बीट किया गया एंड फाइनली वो कोर्ट में जाने के लिए उनको मतलब कि और तो उनके पास कोई चारा नहीं था, तो फिर कोर्ट ही बचती है। उसके बाद वो वाला चैप्टर भी हमने कोर्ट वाला जुडिशियल वाला भी पढ़ा है, वो भी जाके आप देखिएगा, ठीक है। तो उसके लेकिन इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो एक अच्छा लॉयर कर सके और अपना केस जो है वो फाइल कर सके। तो उसके बाद उसके इनके बच्चे पूछते हैं कि फिर क्या किया दादाजी आपने? तो फिर फोर्सफुली, क्योंकि इनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो अच्छा लॉयर कर सके या फिर केस कर सके कोर्ट के अंदर, तो फोर्सफुली उनको वहाँ से वो जगह छोड़नी ही पड़ी। क्योंकि जो कंपनी वाले थे, जो कंपनी इस्टेब्लिश होना चाहती थी वहाँ पे, वो कहते थे कि हमने यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग करनी है, तो हमें ये लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो वो कहते थे कि अगर आप मतलब यहाँ से नहीं भी जाना चाहते तो मत जाइए, हम आपको मनी एंड जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे अगर हमें आप ये सोल्ड कर देते हो लैंड, ठीक है। लेकिन विलेजर्स तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनकी ज़मीन जा रही है। लेकिन कुछ सम ऑफ देम आर वेरी एक्साइटेड कि हमें कुछ नया यहाँ पे मतलब जॉब्स भी मिलेंगी और पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ जो है वो ये सोच रहे थे कि हमारा सब कुछ ही चला जाएगा अगर हमने ज़मीन ही इनको दे दी। तो उन्होंने, कंपनी वालों ने क्या किया, धक्के से उनके थंब प्रिंट्स जो है वो कागज़ों के ऊपर ले लिए एंड उसमें यही लिखा था कि ये सेल कर रहे हैं अपनी ज़मीन को हमें, ठीक है। तो उनको कई जो थे वो बिल्कुल भी हट नहीं रहे थे, तो उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया एंड थ्रेटन किया गया कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम धक्के से आपकी ज़मीन तो ले लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। लेकिन वो जो ये इनके दादाजी वगैरह और भी जो इनके साथ थे, वो जो है अपनी ज़मीन को, अपने फोर फादर्स की लैंड को अबेंडन नहीं करना चाहते थे, वो नहीं बेचना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, उनको धक्के से अथॉरिटी वाले वहाँ से हटा देते हैं एंड ओवर नाइट एक पूरी जो वे ऑफ लिविंग है वो वैनिश्ड हो जाती है, क्योंकि अब उनको वो जगह छोड़नी ही पड़ी, ठीक है। उसके बाद इनके दादाजी बताते हैं बच्चों के कि 30 एकड़्स ऑफ लैंड जो थी इनकी, वो एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनको बहुत कम पैसों में उनसे ले ली। मतलब पैसे तो दिए लेकिन बहुत कम, आप देख सकते हैं 30 एकड़्स बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। तो उनको थोड़े से पैसों देके और वो चीज़ खरीद ली एंड वो वहाँ से चले गए इनके दादाजी। लेकिन वो यही कहते हैं कि आज तक वो वहाँ पे वापस नहीं गए और ना ही उन्होंने वो उनके पुराने फ्रेंड्स देखे हैं, वो जो कि इकट्ठे रहा करते थे उस विलेज के अंदर। उड़ीसा की बात चल रही है। उसके बाद जो सॉरी, इनके दादाजी बताते हैं कि ये जो ये थे मनी थी, ठीक है, वो तो जैसे ही ये वहाँ से विलेज से निकल के सिटी की ओर जाते हैं ना, तो सिटी में मतलब जो भी इन्होंने घर वगैरह ख़रीदा या फिर, क्योंकि सिटीज़ की जो ज़मीन वगैरह होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, तो वो कहते हैं कि जो मनी हमें मिली थी ना इसके बदले में, वो हमारी थोड़े दिनों में ख़त्म हो गई एंड हमारा जो लाइवलीहुड था वो एक तरह से बहुत मतलब ख़तरे में सा पड़ गया, ठीक है। और ये बताते हैं फिर थोड़े टाइम बाद कि जो है ना, मतलब इन बच्चों के पापा को, मतलब इनके सन को जो है वो जॉब मिल जाती है और सारे जो है वहाँ मूव हो जाते हैं। मतलब पहले तो सिर्फ इनके पापा ही जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन बाद में उनकी पूरी फैमिली जो है वो सिटी में शिफ्ट हो जाती है एंड इसीलिए ये कहते हैं कि कुछ टाइम तक ये जो दोनों बच्चे थे ये स्कूल भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि इनके पास बहुत कम जो है मनी थी। लेकिन जब इनके पापा को जॉब मिलती है ना, फिर वो ईजिली स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सिटी में शिफ्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं वी स्पोक संथाली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी, ये हिंदी नहीं जानते, सिर्फ संथाली बोला करते थे पुराने टाइम में। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। ऐसी इनकी जो ग्रैंड डॉटर होती है वो बोलती है कि अब तो मैं इंग्लिश भी पढ़ना बोल सकती हूँ, पढ़ना लिखना जानती हूँ, ठीक है। पहले क्या करते थे, सिर्फ ये संथाली ही घर में बोलते थे, हिंदी भी नहीं इनको आती थी। तो यहाँ से ये क्या सीखते हैं कि आदिवासी जो है वो हमारे जैसे ही लोग हैं, ठीक है। बस उनको क्या है, वो अपनी जो फॉरेस्ट वाली लैंड है उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जिनको वहाँ से धक्के मार के मतलब फोर्सफुली निकाल दिया गया, ठीक है, वो तो सिटीज़ में आके बस गए, लेकिन जो नहीं
आए, जिन्होंने नहीं छोड़ी अपनी ज़मीन वो वहीं रह गए, तो उनको क्या बोला जाता है? आदिवासी बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही आता है कि आदिवासी कौन होते हैं? तो जो ट्राइबल्स होते हैं ना उन्हीं को ही रेफर किया जाता है आदिवासी, और इनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये उसी जगह के रहने वाले हैं, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह के, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं जो लिव वहीं पे ही करती हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको ही बोला जाता है आदिवासी। 8% ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कौन है? वो आदिवासीज है, जो डिफरेंट जो एरियाज़ है वहाँ पे रहते हैं। मतलब ये ऐसे ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर रहते हैं ना जहाँ पे माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स लोकेटेड है, जो कि आपके पास आगे जमशेदपुर हो गया, रोहिलखेला हो गया, बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा कुछ एरियाज है। ये जो आदिवासी होते हैं ना ये होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं होती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनके जो ग्रुप्स है ना वो 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स जो है ना वो इंडिया के अंदर रहते हैं। और स्टेट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टेट में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हम अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। और जैसे उड़ीसा जैसे स्टेट के अंदर तो 60 डिफरेंट तरह की ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो रहते हैं। तो कई बार ना आदिवासी को ना शेड्यूल ट्राइब, मतलब अब तो ये बोलते हैं शेड्यूल टाइप, कई बार ना हम इनको ना एससीज या एसटी इकट्ठा बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एसटीज में ही आते हैं, ठीक है, ऑफिशियली, ठीक है। उसके बाद आदिवासी सोसाइटी जो होती है ना मोस्ट डिस्टिंक्टिव होती है, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत लिटिल हायरार्की होती है, ठीक है। जैसे हमारे अगर मोटी मोटी सी बात करें कि सोसाइटी को कैसे हायरार्की में बांटा गया था पहले ज़माने में यहाँ पे ब्राह्मण्स, फिर हो गया आपके पास क्षत्रियस, फिर हो गए वैश्यस, एंड फिर शूद्रस। तो ये हायरार्की में ना बहुत कम ऐसी, मतलब ट्राइबल्स के अंदर बहुत कम चीज़ों में ये ऐसे ये बांटते हैं, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्णा की बात मैं कर रही हूँ, जो कि किंग्स के टाइम में ये बांटा करते थे। तो जो आदिवासी होते हैं ना उनके डिफरेंट रिलीजन हो सकते हैं, ठीक है, इस्लाम हो सकता है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो ज़्यादा वर्शिप करते हैं ना वो एंसेस्टर्स की करते हैं, विलेज नेचर स्पिरिट की करते हैं, ठीक है। और माउंटेन स्पिरिट हो गए, आपके रिवर्स हो गई, एनिमल्स हो गए, ठीक है। सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हैं ना वो टोटम जाके ज़रूर पढ़िएगा उसके बारे में। तो वो मतलब एनिमल्स की पूजा करनी, नेचर की पूजा करनी, इन सबको ये पूजते हैं, ठीक है। इनके सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं, विद इन द विलेज ही होते हैं, ठीक है। एंड वाइल्ड एंसेस्टर वन आर वर्शिप एट होम। उसके बाद जो आदिवासी होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स, जैसे कि आपके पास हो गए शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो आदिवासी रिलीजियस जो होते हैं देमसेल्फ हैव इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ एम्पायर्स अराउंड देम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो उड़ीसा के अंदर जो आपको ट्राइबल्स मिलेंगे ना वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड मिलेंगे? आपके जगन्नाथ, क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथपुरी का टेम्पल है ना, तो जगन्नाथ कल्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। शक्ति जो है वो आपको शक्ति वाले जो है आपको बंगाल में मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास तांत्रिक ट्रेडिशन जो है वो आपको असम में मिल जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड असम में। तो 19th सेंचुरी के टाइम में ना सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी जो है ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, एंड अपना एक न्यू इम्पॉर्टेंट रिलीजन वो कहते थे कि हम जो है वो क्रिश्चियन है। एंड उसके बाद जो आदिवासी होते हैं ना उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। प्रोबेबली वो पहले जैसे संस्कृति बोला करते थे, लेकिन अब जो है उनकी ओन लैंग्वेज ही होती है, ठीक है। डीपली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस, लाइक जो जैसे बंगाल में रहेगा तो वो बंगाली बोलता होगा, ठीक है। संताली जो है वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर्स जो हैं वो माने जाते हैं कि ट्राइबल लोगों के होते हैं। एंड इंक्लूडिंग द मैगजीन्स में भी इनकी पब्लिकेशंस जो है छपती हैं ऑन द इंटरनेट और ई जीन्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप्स। ये क्या होता है? आदिवासीज जो है उनको कैसे पोर्ट्रेट किया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इनके कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है, हेड गियर्स ये पहनते हैं सिर के ऊपर, ठीक है, हेड गियर्स
पहनते हैं, डांसिंग करते हैं, जैसे कि वो टीवी में भी देख रहे थे अपने बच्चे जो हैं दादा दादी के साथ, है ना। उसके बाद जो इनकी पीपल बिलीविंग दे आर वेरी एक्सॉटिक, प्रिमिटिव एज वेल एज बैकवर्ड भी इनको माना जाता है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में नहीं जो है आना पसंद करते। एंड दे आर ऐसा इन पे ब्लेम भी लगाया जाता है कि लैक ऑफ एडवांसमेंट होती है। ऑब्वियसली ये जब अपनी ज़मीन से ही मतलब लग के रहेंगे तो मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, तो एडवांसमेंट का लेवल जो है इनमें थोड़ा कम ही होगा, और थोड़े ये एजुकेटेड वगैरह भी नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आदिवासीज एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लिए, ठीक है, जिसके लिए ये मतलब मेनली जाने जाते हैं, उनकी सेटलमेंट्स वहाँ होती है। तो जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे जो मेटल ओर्स होते हैं, जैसे आपके पास हो गए आयरन, कॉपर वगैरह, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, ठीक है, टिम्बर वगैरह, हर्ब्स हो गए मेडिसिनल। उसके बाद एनिमल प्रोडक्ट्स में आप लगा लीजिए, जैसे वैक्स हो गया, लैक हो गया, उसके बाद हनी हो गया, और एनिमल्स जो इनके पास होते हैं वो एलिफेंट हो गए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इनसे बिलोंग करती हैं, और ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ऑब्वियसली फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हैविली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, एंड जो रिवर्स होती हैं वहाँ से निकलती हैं, उन्हीं से वाटर वगैरह ये भरते वगैरह हैं, लेते हैं पीने के लिए एंड अपनी क्लोथिंग वगैरह के लिए, वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर का भी ये पूरा मतलब ध्यान रखते हैं अपना थ्रू द जो फॉरेस्ट में से निकलती है। तो फॉरेस्ट जो है वो मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो कवर करते हैं। आदिवासी के पास डीप नॉलेज होती है कि कहाँ पे कौन सी जड़ी बूटी जो है मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है, इसीलिए फॉरेस्ट से उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। एंड उसके बाद लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर्स में ये जो है वो इनकी मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो यूज़ की जाती थी। उसके बाद instead of an empire heavily dependent on the Adivasis for the crucial access to the फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उसके बाद मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज़ जो है वो ऐसा बोला जाता है कि आदिवासीज होती हैं, एंड ट्रेडिशनली ये जो है हंटर गैदरर्स होते हैं, नोमैड्स होते हैं, एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर बेस होते हैं, कल्टीवेशन जो है एक ही प्लेस पे करते हैं। तो उसके बाद इनके अंदर क्या क्या होता है, इकोनॉमिक चेंजेस लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि आए भी हैं, एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज़ भी इनके लिए बनाई जाती हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो भी अप्लाई किए जाते हैं बाय द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडस्ट्री, एंड इनको जैसे अगर इनको माइग्रेट भी करना है तो इनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, इनको सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी, ये सब भी गवर्नमेंट का अब जो है वो एक तरह से मोटिव रहता है, ठीक है। और प्लांटेशन वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी अब जो है धीरे धीरे इनको लाया जा रहा है, और इंडस्ट्रीज़ में भी ये काम करते हैं। अब डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं ये। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब दूसरे एरियाज़ में भी अब ये आने लग गए हैं। उसके बाद अब हम मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताती हूँ कि नियामगिरी हिल, ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में लोकेटेड है। तो ये पूछा जा सकता है एक नंबर में, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो है कौन से आदिवासी रहते हैं? डोंगरिया कोंड्स, ठीक है, यहाँ पे ये आदिवासी कम्युनिटी जो है ये रहती है, और ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? एल्यूमिनियम की माइनिंग के लिए। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी इनको एंट्री नहीं दे रहे थे कंपनी को, लेकिन इसके ऊपर भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ को लेके। तो जो फॉरेस्ट लैंड होती है वो किस लिए क्लियर करना चाहते हैं? ये टिम्बर वहाँ से मिलता है उनको, ठीक है। तो टिम्बर जो है वो इजीली फॉरेस्ट में मिलता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ इन सब के लिए जो है ये आदिवासी चाहते हैं कि इनकी ज़मीन ना इनसे ली जाए। रिच इन मिनरल्स तो होते ही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, माइनिंग भी यहाँ से की जा सकती है। वही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मोर देन 50% ऑफ पर्सनस जो है वो वहाँ से डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं ताकि माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो है बढ़ सके। उनको कंपनसेशन भी देते हैं, लेकिन जितनी मार्केट वैल्यू होती है उतनी नहीं इनको दे पाते, ठीक है। 79% ऑफ द पर्सन जो है वो अगर डिस्प्लेस
हुए हैं कोई स्टेट से, तो वो ज़्यादातर हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड से, क्योंकि ये वाली जो बेल्ट है वहाँ पे ट्राइबल्स बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो इलाके हैं वहाँ पे 104 नेशनल पार्क्स भी आते हैं। ठीक है, जो कि 40,501 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती है, जो कि 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर में ये आता है। उसके बाद ये जो ट्राइबल्स हैं इनको वहाँ से इविक्ट कर दिया जाता है एंड दूसरी जगहों पर इनको जगह दे दी जाती है। एंड लेकिन ये बिल्कुल भी अपनी फॉरेस्ट लैंड को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये इनकी लाइवलीहुड एंड फॉरेस्ट फूड का सोर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिशनल होमलैंड से तो सब जुड़े ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि इसके बाद क्या होता है, जब उनको वहाँ से हटा दिया जाता है ना, तो एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन आ जाता है। एंड 45% ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, 35% जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन अब रह रहे हैं। तो ये क्या चीज़ लेके मतलब लीड करते हैं, डेप्रिवेशंस को लेके लीड करते हैं। तो इनके जो ट्राइबल्स के जो फिर बच्चे होते हैं वो भी माल नरिश्ड हो जाते हैं, उनको भी प्रॉपर जो है फूड वगैरह नहीं मिल पाता। और जो इनके अंदर लिटरेसी रेट होता है, मतलब इनके अंदर एजुकेशन वगैरह जो होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। माल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं, लो लिटरेसी रेट्स होते हैं और डिप्राइव्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि ट्रेडिशन एंड कस्टम इनका बहुत ज़्यादा रिच होता है। ठीक है, और उसके बाद ये इंटरकनेक्टनेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक एंड सोशल डिमेंशंस में इनको लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डिस्ट्रक्शन इज़ वन स्फेयर नेचुरली इम्पैक्ट्स द अदर। डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन की। तो इसके अंदर ये है कि जैसे कि हमने यूनिट 1 में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो जो माइनॉरिटी टर्म है ना वो कॉमनली यूज़ की जाती है रेफ़र करने के लिए टू द कम्युनिटीज़ जो कि स्मॉल इन नंबर है। ठीक है, स्मॉल नंबर में जो आपके पास कम्युनिटीज़ हैं पॉपुलेशन के अंदर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो है मतलब फोकस करता है इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस ऑफ आपका रिसोर्सेज। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डिमेंशंस, तो इन सभी की बातें करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो उसके बाद साइज जो है ना कैन बी द डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द स्मॉलर कम्युनिटीज़। ऐसा हो सकता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, उसके बाद सेफगार्ड्स जो है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटेक्ट करने के लिए किनको, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, एनी डिसएडवांटेजेस ना फेस करें ये जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो। तो जो कम्युनिटीज़ हैं अगर वो कम नंबर में है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके वेल बीइंग के लिए। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये सेफगार्ड्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग द इक्वालिटी एंड द जस्टिस। तो इस चीज़ के लिए इनको सेफगार्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जुडिशरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। वही बात, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है, जुडिशरी जो है उसकी पूरी हेल्प करेगी। तो एवरी सिटीजन्स इन इंडिया जो है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मार्जिनलाइज उसको बोला जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, जो कि आपको पेज नंबर 88 पे मिल जाएगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक के अंदर। इसमें ये है कि जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मुस्लिम्स जो है ना वो आपके पास 14.2% है इंडियाज़ पॉपुलेशन का पूरी अगर देखें तो उसमें, तो इसलिए इसको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है वो कंसिडर किया गया है आज के टाइम में।
लेकिन आप देखिए 2021 है तो न्यू सेंसस जो है वो अभी आएगा, तो उसमें मे बी इंक्रीज़ हो गया हो, लेकिन ये 2011 के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मार्जिनलाइज हैं तो वो डिप्राइव है ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिक एम्यूनिटीज़, लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इनको जो है माइट भी इनको नहीं मिल रहा होगा उस लेवल का जो सारी चीज़ें इनको चाहिए। तो अगर आप टेबल देखें पेज नंबर 88 के अंदर, जिसके अंदर क्लियरली ये दिखाया गया है कि अगर रिलीजियस कम्युनिटी पे यहाँ पे हम हिंदूज़, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स की बात करें तो यहाँ पे पक्का हाउस, मतलब किसके पास पक्का घर है, ठीक है, मतलब जो सीमेंट वगैरह से बना हुआ, तो हिंदू 65.4%, मुस्लिम 63.8%, क्रिश्चियन 69.3% और सिख जो है उनके पास सबसे मतलब ज़्यादा 91.3% है। तो इलेक्ट्रिसिटी की रीच किस किस के पास है? 75% हिंदूज़ के पास, 67 जो है मुस्लिम के पास, क्रिश्चियन के पास 86 एंड 96 आपके पास सिख्स के पास। टैप वाटर की फैसिलिटी, पानी जो है टैप वाटर किस किस को ज़्यादा मिला है? तो हिंदूज़ को 43%, 35 मुस्लिम्स को, 48 क्रिश्चियंस को एंड 49 जो है आपका सिख्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिख्स को जो है वो ज़्यादा मतलब इस जो है वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे दिखाई गई। हालांकि ये माइनॉरिटी तो है, आपको ये याद भी रखना है आपके हमारे पास कितनी कितनी माइनॉरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 माइनॉरिटीज़ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में भी बताइए आप कौन कौन सी हैं। तो हिंदूज़ तो सॉरी हिंदूज़ नहीं है, ठीक है, उसमें माइनॉरिटीज़ में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स को जो है वो हर चीज़ में जो है लो मतलब फैसिलिटीज़ आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें ना बाय रिलीजन के बेसिस पर 2011 का अगर हम डाटा लें तो ऑल ओवर जो देखें तो वो है 74% लिटरेसी, हिंदूज़ की 63, मुस्लिम्स की 57, क्रिश्चियंस की 74, सिख्स की 67, बुद्धिस्ट की 71 एंड जैन्स की सबसे ज़्यादा 86, ठीक है। तो यहाँ पे जैन्स जो है वो बाजी मार गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम्स इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन द टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट्स इन इंडिकेटेड द गवर्नमेंट सेट अ हाई लेवल कमेटी इन 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम्स के लिए गवर्नमेंट ने एक 2005 के अंदर कमेटी सेटअप की जिसको चेयर कर रहे थे आपके जस्टिस रजिंदर सच्चर, जिसको आप सच्चर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। वो एग्जामिन करेंगे सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ऐसा 2005 में किया गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सजेस्ट किया सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल इंडिकेटर्स द situation of the Muslim community is comparable to that of the other marginalized communities like the scheduled caste and the scheduled tribe। तो इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये पाया कि जो मुस्लिम चिल्ड्रन है ना बिटवीन द 7 to 16 ईयर की एज, उनको ही बहुत ज़्यादा जो है कम जैसे स्कूलिंग मिल पा रही है, ठीक है, देन द अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे सच्चर कमेटी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी कि 7 to 6 ईयर के बच्चों को स्कूलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो मिल पा रही है, क्योंकि ये ना एक्चुअली ये बिलीव करते हैं, ये ना मदरसाज में पढ़ाना पसंद करते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी लिखी गई है 25% ऑफ द मुस्लिम चिल्ड्रन इन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैव आइदर नेवर बी इनरोल्ड इन द स्कूल एंड हैव ड्रॉप आउट, दिस परसेंटेज इज मच हायर देन दैट ऑफ द अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटी। तो ना आपको आजकल याद भी होगा कि जो सभी स्टेट्स हैं ना, वहाँ जितने भी स्टेट्स हैं ना वहाँ पे ना जैसे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं सारे, ठीक है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना ये चीज़ सक्षम बनाने की कोशिश की जा रही है कि सभी डिस्ट्रिक्ट जो है ना सक्षम बने हर चीज़ के अंदर। तो वहाँ पे ना एक ड्रॉप आउट का भी एक बहुत तगड़े वाला सर्वे चल रहा है कि कोई भी बच्चा ना ड्रॉप आउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट मिल रहा है तो फटाफट से उसका एडमिशन करवाना है, ताकि उसको मतलब इस 6 to 14 ईयर्स की एज में अगर कोई मिलता है तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छी स्कीम चल रही है एंड इससे बहुत सारे बच्चों को जो है वो फ़ायदा भी मिला है, ठीक है। वहीं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो सर्वे मान लीजिए जहाँ पे हम
मैं करती हूँ जॉब, वहाँ पे जहाँ पे ये सर्वे करवाया गया तो वहाँ पे हमने ये पाया कि एक बच्चा था, ठीक है, वो ना पूरी तरह से मेंटली रिटार्डेड था 100%, ठीक है। तो वहाँ पे वो उस बच्चे को ना भेजना नहीं चाह रहे थे स्कूल के अंदर, कि उनके बच्चे के साथ पता नहीं वो बच्चा ही कैसे ट्रीट करें, या उनके बच्चे के साथ पेरेंट्स सोच रहे कि कैसा ट्रीट हो। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे ना स्पेशल टीचर्स भी लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। स्पेशल टीचर इसीलिए लगाए हैं कि वो अगर कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो उसको पूरी तरह से एजुकेशन उसको मिल सके, किसी भी तरह से ये बच्चा जो है एजुकेशन से एटलीस्ट डिप्राइव्ड नहीं रहना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द मुस्लिम हैज़ अदर डायमेंशन एज वेल, कुछ और डायमेंशंस भी हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ना इनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी अगर मेन स्ट्रीम में ये होंगे तो ये सारी चीज़ें जो इनकी ड्रॉबैक्स है ना ये कम हो पाएंगी। तो अभी भी आपने देखा होगा कि जो बुर्का है वो पहनती हैं मुस्लिम्स, ठीक है, लॉन्ग बियर्ड होते हैं उनके जो जेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड वेयर अ फेस, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ईजिली मुस्लिम्स की जाती है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंटली एंड सम ऑफ देम थिंक दैट दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। जैसा कि चैप्टर क्लास 7th में अंसारीज का एक एग्जाम्पल आता है कि वो अंसारीज जो होते हैं वो रेंट पे रहना चाहते हैं, लेकिन उनको रेंट पे हाउस नहीं मिलता बिकॉज दे आर मुस्लिम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी रिलीजन, कास्ट, इन सब के ऊपर ऐसी चीज़ें करना इट्स शेमलेस कि अगर आप उनको रेंट पे घर ना दो। तो मुझे तो ये बिल्कुल बकवास चीज़ें लगती हैं, क्योंकि सभी ह्यूमन बींग्स की तरह देखो यार, सभी को कुछ नहीं है ये जात पात वगैरह, ठीक है। सो दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम in some instances has led to them migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization of the community। कि आप उस कम्युनिटी को बिल्कुल ही अलग कर रहे हो। sometimes this prejudice leads to hatred and violence। उसके बाद इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि कैसे हम मुस्लिम कम्युनिटी को आगे ला सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि आप इनको कि एजुकेशन प्रॉपरली अगर प्रोवाइड की जाए, इकोनॉमिकली इनको हेल्प किया जाए, तो इन सभी चीज़ों से ये इनका लेवल उठ सकता है, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। और अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ गलत है। अगर वुमेन्स को भी आगे पढ़ने लिखने दिया जाएगा, ठीक है, तो ये भी आगे बढ़ के एक अच्छा परसेंटेज ला सकती हैं, इंक्रीज़ कर सकती हैं कि मुस्लिम जो है वो आगे आ सके एंड मार्जिनलाइज ना रहें, ठीक है। उसके बाद मार्जिनलाइजेशन जो होती है ना इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना रिक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ द स्ट्रेटजीज मेजर्स एंड सेफगार्ड्स टू एड्रेस दिस सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंक्लूजन। इसमें यही है कि मार्जिनलाइज, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ जो कि अभी हमने रीड की, उनके क्या डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है, एंड उनके क्या रीजंस हो सकते हैं कि हम उनको जो है मेन स्ट्रीम में लेके आया जा सके। जो उनके डिसएडवांटेजेस है ना, प्रेजुडिस है और जो पावरलेसनेस है उसको जो है वो कम कर सके। एंड कुछ और भी इंडिया के अंदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, जैसे आपके हो गए दलित्स, ठीक है, जिसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। तो उसके बाद इन मार्जिनलाइजेशन का जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो क्या होता है, जो सोशल स्टेटस होता है ना वो आपका लो हो जाता है, ठीक है। इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाता एजुकेशन में एंड अदर जो रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो लाइफ्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल होती है ना वो चेंज हो सकती है इस कारण से। इसलिए no one is marginalized all the time in exactly the same way। if we go back to example of the marginalization जो कि हमने बात की, हिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस हुए इन ग्रुप्स को लेके, एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities। and अब हम बात करते हैं कि ग्लोसरी में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो हायरार्की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ब्राह्मण हो गए, उसके बाद आपके पास क्षत्रिय हो गए, फिर वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो ये हायरार्की होती है एक तरह की कि अरेंजमेंट कर देना ऑफ पर्सन्स या फिर थिंग्स, या फिर ग्रेडेड सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि आदिवासी के अंदर कोई ऐसी ज़्यादा हायरार्की देखने को नहीं मिलती है। उसका गेटो
डिस्क्रिप्टाइजेशन जो है वो क्या होता है, एक एरिया और लोकेलिटी होती है जहाँ पे ज़्यादा सारे लोग रहते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी के लोग एक जगह पे ज़्यादा सारा मतलब लार्ज पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, तो सोशल कल्चर इकोनॉमिक रीजंस के कारण भी वो वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, फियर में भी कंपेल कम्युनिटी टू ग्रुप टुगेदर। अगर वो मतलब सिक्योर फील करते हैं तो वो वहाँ पे रहेंगे, अगर वो इनसिक्योर फील करेंगे तो वहाँ से उनको डर रहेगा कि उनको हटाया जा सकता है। तो मेन स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं वो क्या होता है कि ये मेन करंट ऑफ द रिवर वैसे तो इसको बोला जाता है, लेकिन इसमें हम मतलब इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो अगर जैसे आदिवासी हैं, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो मेन स्ट्रीम का मतलब है उनको मेन जगह पर मतलब सोसाइटी के अंदर लेके आना है। ठीक है, सोसाइटी में वो मिलजुल के रहें ताकि उनको भी वही सारी चीज़ें मिल सके जो एक प्रॉपर सोसाइटी को मिल रही है। डिस्प्लेस क्या होता है, जैसे मतलब कि उनको फोर्स करना लोगों को कि वो वहाँ से हट जाए एंड वहाँ पे बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे डैम्स, माइनिंग वगैरह वो कर सके। ठीक है, मिलिटराइजेशन क्या होता है या फिर मिलिट्राइज्ड एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज कंसिडर्ड, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज जो है वो प्रेजेंट होती हैं उनको उसको बोलते हैं मिलिटराइज्ड। ठीक है, माल नरिश्ड क्या होता है, पर्सन हु डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन और फूड। ठीक है, वो बच्चे माल नरिश्ड हो जाते हैं। ठीक है, पर्सन माल नरिश्ड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा, ये इसी से रिलेटेड है, तो इसको भी इसके साथ ही जोड़ के देखिएगा। थैंक यू।